हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मई 2023 के करंट अफेयर को। इस करंट अफेयर श्रृंखला के अंतर्गत हमारा यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का टॉपिक रहेगा। इस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के टॉपिक के अंतर्गत इसके सब टॉपिक को अभी पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट किया हुआ है। आज हमारा यह पार्ट सेकंड रहेगा, जिसमें कुछ टॉपिक फिनिश करेंगे जो संबंधित सुर्खियाँ जो मई 2023 में रहेंगी, और 2 टॉपिक और रहेंगे, उन सबको विस्तृत में परिचर्चा करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में कि सुपर कंप्यूटर क्या है, यह हालिया संदर्भ में इसकी क्या विशेषताएं रही हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इन सब के बारे में विस्तृत में परिचर्चा करते हैं। सुपर कंप्यूटर। हाल ही में जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में 500 प्रमुख वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची की घोषणा की और इसमें भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिकल एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म या एरावत को विश्व वरीयता क्रम में 75वें स्थान पर रखा गया है। तो इसमें क्या प्रेजेंट में हुआ है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन आयोजित किया गया है और इस सम्मेलन में 500 प्रमुख जो सुपर कंप्यूटिंग है उनकी सूची जारी की गई है और सूची में भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च इंटेलिजेंस एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म या एरावत को विश्व में वरीयता में 75वां स्थान मिला हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर होते क्या हैं। सुपर कंप्यूटर के बारे में फिर जानेंगे एरावत के बारे में और फिर जानते हैं कि स्विस 500 सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर का स्थान रहा है। सुपर कंप्यूटर के बारे में, सुपर कंप्यूटर किसी सामान्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेजी से बहुत अधिक मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने और जटिल गणनाओं को हल करने वाली असाधारण कंप्यूटिंग प्रणाली होती है। यह कैसी प्रणाली होती है? यह किसी सामान्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेजी से बहुत अधिक मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने और जटिल गणनाओं को हल करने के लिए एक असाधारण कंप्यूटिंग प्रणाली होती है। इस प्रणाली को सुपर कंप्यूटर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम होते हैं और सुपर कंप्यूटर की क्षमता को मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड के बजाय फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड में मापा जाता है। तो किस में मापा जाता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकंड के बजाय फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन प्रति सेकंड में मापा जाता है। सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसिंग का इस्तेमाल होता है और सुपर कंप्यूटर प्रति सेकंड अरबों और खरबों गणनाएं कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम की तुलना में सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसर्स के बीच डेटा का तेजी से आदान प्रदान होता है और इसलिए सुपर कंप्यूटर रियल टाइम उपयोगों के लिए आदर्श होते हैं। अब जानते हैं एरावत के बारे में। एरावत जो रिसर्च एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिकल एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म के बारे में। यह प्लेटफॉर्म महाराष्ट्र में पुणे में स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग में स्थापित किया गया है और एरावत भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज एआई आधारित सुपर कंप्यूटर है, जिसकी कंप्यूटिंग क्षमता 13,170 टेराफ्लॉप है। इस एआई सिस्टम को सरकार के नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के भाग के रूप में स्थापित किया गया था और यह सीडेक के अनुसार एरावत ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू 20.04.2 LTS पर कार्य करता है और इस वर्ष से शुरुआत सीडेक से इसकी स्थापित किया गया था इसके संदर्भ में। अब जानते हैं शीर्ष 500 की सूची में शामिल अन्य भारतीय कंप्यूटर के बारे में। शीर्ष 500 की सूची में 3 अन्य भारतीय सुपर कंप्यूटर शामिल हैं, जिसमें पहला आता है परम सिद्धि एआई सुपर कंप्यूटर। इसे 131वां स्थान मिला हुआ है जो पुणे स्थित सीडेक में स्थापित किया गया। दूसरा आता है प्रत्युष सुपर कंप्यूटर, जिसे 169वां रैंक प्राप्त हुई है और यह भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया। और फिर आता है मेहर सुपर कंप्यूटर, जिसको 316वां स्थान प्राप्त हुआ है जो राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र में स्थापित किया गया। अब जानते हैं कि शीर्ष 500 सूची में शामिल 5 सुपर कंप्यूटर के बारे में, जिसमें सुपर कंप्यूटर पहला आता है फ्रंटियर। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर आता है सुपर कंप्यूटर फुगाकू। फुगाकू जापान का है जो सेकंड नंबर पर है। तीसरे नंबर पर आता है लूमी जो कि फिनलैंड का है। फिर आता है लियोनार्डो। लियोनार्डो सुपर कंप्यूटर इटली का है। और फिर आता है समिट सुपर कंप्यूटर, ये यूएसए का है। तो यूएसए के टॉप 5 में 2 सुपर कंप्यूटर है। पहला 5वें नंबर पर है और दूसरा पहले नंबर पर। जो पहले नंबर पर है वह फ्रंटियर है जो 5वें नंबर पर समिट है और इसका जो सेकंड नंबर पर है वह सुपर कंप्यूटर फुगाकू जो जापान का है। फिर तीसरे नंबर पर लूमी जो फिनलैंड का है और लियोनार्डो जो इटली का है, यह चौथे नंबर पर सुपर कंप्यूटर। अब जानते हैं भारत और सुपर कंप्यूटर के बारे में। भारत में सुपर कंप्यूटर का स्वदेशी विकास का कार्य 1980 में स्टार्ट हुआ था। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और सीडेक जैसे संगठनों की भागीदारी के साथ शुरू किया गया था। भारत में
पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था और इसे 1991 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन में सुपर कंप्यूटर को बड़े पैमाने पर स्थापित करने के प्रयासों में तेजी प्रदान की गई है। इसमें सुपर कंप्यूटर के उपयोग के संदर्भ में देखते हैं। सबसे पहले अत्याधुनिक अनुसंधान के बारे में। अत्याधुनिक अनुसंधान के संदर्भ में सुपर कंप्यूटर का उपयोग अत्यधिक मात्रा में डेटा को इस्तेमाल करने वाले उद्देश्यों और अत्यधिक जटिल वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उद्देश्यों की गणना के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर क्वांटम यांत्रिकी, मौसम पूर्वानुमान आदि इसके संदर्भ में। फिर आता है एरोस्पेस और इंजीनियरिंग के संदर्भ में। सुपर कंप्यूटर रियल टाइम में बारीकी से बारीक जानकारी के साथ सिमुलेशन प्रदान करता है। जैसे उदाहरण के लिए सुपर जटिल एल्गोरिथम है तथा संबंधित बिग डेटा को प्रोसेस करके विमान के प्रदर्शन एवं विमान की उड़ान संबंधी गतिविधियों को सिमुलेशन प्रदान करता है। सिमुलेशन वस्तुतः कंप्यूटर द्वारा निर्मित वास्तविक स्थितियों का एक आभासी नकल होता है। अब जानते हैं एआई के बारे में। एआई के संदर्भ में चैट जीपीटी जो विशेष रूप से ओपन एआई के लिए बनाया गया और इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सुपर कंप्यूटर को प्रशिक्षित किया गया। वर्तमान में किसी साधारण कंप्यूटर से चैट जीपीटी जैसा एआई बनाने में हजारों वर्ष लग जाएंगे। इसके संदर्भ में यह एआई आधारित चैट जीपीटी के संदर्भ में है। फिर आता है मौसम पूर्वानुमान के संदर्भ में। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित पृथ्वी सुपर कंप्यूटर मौसम और जलवायु संबंधी पूर्वानुमान में मदद करता है। संसाधनों की खोज के संदर्भ में सुपर कंप्यूटर बारीकी रूप से भूगर्भीय संसाधनों के बारे में बेहतर और तेजी से जानकारी का पता लगाने में मदद करता है और इससे संसाधनों की खोज, खनन और उत्पादन करने की वाली प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। साथ ही इससे क्रूड ऑयल जैसे संसाधनों के मामलों को बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा के संदर्भ में सुपर कंप्यूटर ने कोविड-19 की दवा खोजने की मदद की और इस दौरान मौजूदा दवा यौगिकों के डेटाबेस को सुपर कंप्यूटर में डालकर समाधान खोजने का प्रयास किया गया था। रक्षा और सेना के संदर्भ में सुपर कंप्यूटर के काफी उपयोग परमाणु हथियार डिजाइन और क्रिप्टोग्राफ सहित राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है और यह जटिल हथियार प्रणालियों को सिमुलेशन प्रदान करने में मदद करता है। तो इसके संदर्भ में इसके प्रमुख उपयोग हैं। अब जानते हैं कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड के बारे में। फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड यह आमतौर पर कंप्यूटेशन गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक मात्रक होता है और इसका उपयोग विशेष रूप से हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटेशन परफॉर्मेंस के मापने हेतु किया जाता है। वर्तमान कंप्यूटरों की विशाल कंप्यूटिंग क्षमता के कारण FLOPs जो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड है को मात्रक को अक्सर बिलियंस, ट्रिलियंस या क्वाड्रिलियन ऑफ ऑपरेशंस पर सेकंड में दर्शाया जाता है। एक पेटाफ्लॉप 1000 टेराफ्लॉप्स या 1015 फ्लॉप्स के बराबर होता है। तो यह इसके संदर्भ में है। अब जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर से जुड़ी कुछ चुनौतियों के बारे में, जिसके अंतर्गत पहली चुनौती आती है कि सुपर कंप्यूटर में विशाल स्टोरेज क्षमता वाली एक्सटर्नल डिवाइस की आवश्यकता होती है और इस ड्राइव को बैंडविड्थ अत्यधिक तीव्र होने चाहिए ताकि यह विश्लेषण किए जा रहे डेटा को संभाल सके। फिर आता है ये ड्राइव अत्यधिक महंगे होते हैं और इनके संचालन की गति भी काफ़ी अधिक होती है। इनके संचालन के लिए अत्यधिक मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है। औसतन एक सुपर कंप्यूटर को लगभग 4 मेगावाट की बिजली की आवश्यकता होती है। सुपर कंप्यूटर का निर्माण कई प्रोसेसिंग यूनिट को एक साथ जोड़कर किया जाता है। इन्हें रखने के लिए बड़े बड़े कमरों की आवश्यकता होती है। इसके संदर्भ में इसके से जुड़ी कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं। अब जानते हैं राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में। इस राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के संदर्भ में जानने के पहले हम इसके एक निष्कर्ष के तौर पर सुपर कंप्यूटर को समझते हैं कि अब तक हमारे लिए सुपर कंप्यूटर में अलग अलग क्षेत्रों में काफ़ी योगदान दिया है। अतः भविष्य में एआई के बढ़ते उपयोग के मामले में विशाल डेटा सेट का विश्लेषण करने के लिए सुपर कंप्यूटिंग क्षमता अत्यधिक आवश्यक होगी। इसलिए भारत सहित दुनिया भर के देश पिछले कुछ वर्षों में सुपर कंप्यूटिंग क्षमता को लाभ में वृद्धि कर रहे हैं और भारत को ज्ञान आधारित बनाने और भारतीय समाज और व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के लिए अत्याधुनिक विज्ञान का समर्थन करने में सक्षम बनने वाली मल्टी ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सुपर कंप्यूटिंग का निवेश करना आवश्यक होता है। अब आता है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में। इस मिशन को भारत सरकार के द्वारा 2015 में स्टार्ट किया गया था, जिसका लक्ष्य 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी के माध्यम से एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित करना और देश के अनुसंधान एवं विकास संसाधनों को शैक्षणिक संस्थानों को आपस में जोड़ना है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क के संदर्भ में यह इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी को नेशनल नॉलेज नेटवर्क के तहत नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
संयुक्त रूप से संचालित के संदर्भ में इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसे संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। इसका कार्यान्वयन सीडेक के और बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है और इस मिशन के तहत सीडेक को सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम डिजाइन बनाने, विकास करने और इनको स्थापित और चालू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब जानते हैं राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के उद्देश्य के बारे में। इसका उद्देश्य सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत को विश्व के अग्रणी देशों में से एक बनाना है और यह राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए भारत की क्षमता को बढ़ाना है। प्रयासों की अतिरिक्तता और दोहराव को कम करने के लिए सुपर कंप्यूटिंग में निवेश को उपयुक्त स्तर तक लाना इसके संदर्भ में इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके 3 प्रमुख चरणों के बारे में देखते हैं, जिसमें पहला चरण आता है कि यह 6 सुपर कंप्यूटर स्थापित करना होता है, जिनको तैयार करने में भारत का योगदान 30% होता है और देश के भूपतर सुपर कंप्यूटर सिस्टम संबंधी घटकों को असेंबल करने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था बनाने पर ध्यान देना होता है। दूसरा आता है द्वितीय चरण के संदर्भ में। द्वितीय चरण यह स्वदेशी सॉफ्टवेयर संसाधनों में देश के सुपर कंप्यूटर का निर्माण करना होता है। द्वितीय चरण में यह देश के डिजाइन विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करना है और कंप्यूटिंग गति को 45 पेटाफ्लॉप तक ले जाना, इसके संदर्भ में इसका प्रमुख 3 चरण है। अब जानते हैं क्रिप्टो माइनिंग के बारे में। क्रिप्टो माइनिंग को जानने के पहले सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और उसी के संदर्भ में हम क्रिप्टो माइनिंग से जुड़े कुछ शब्दावलियां और उससे जुड़े हुए कुछ जो हाल ही में संदर्भ लिए गए हैं और उससे संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे। क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी एक आभासी मुद्राओं का एक प्रकार होता है। यह क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित और विकेंद्रीकृत होता है। तो यह किस तरीके का होता है? एक आभासी मुद्रा का प्रकार होता है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित और विकेंद्रीकृत होता है और जब कोई आभासी मुद्रा मूल्य के डिजिटल रूप को दर्शाती है तो इस मूल्य के साथ डिजिटल रूप से कारोबार किया जा सकता है और निम्नलिखित प्रकार से कार्य करता है। पहला आता है एक्सचेंज के माध्यम के रूप में, दूसरा आता है यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में और तीसरा आता है स्टोरेज वैल्यू के रूप में। सभी क्रिप्टो करेंसी लेनदेन को ब्लॉकचेन नेटवर्क के माध्यम से बनाए रखा जाता है और इसे डिजिटल लेजर या वही खाता में शामिल किया जाता है। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से बिटकॉइन दुनिया का सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी मुद्रा होती है और इसके बाद आता है एथेरियम का स्थान आता है, जिसके संदर्भ में एक क्रिप्टो करेंसी है। तो पहली कौन सी है? बिटकॉइन और दूसरी आती है एथेरियम। अब जानते हैं कि हाल ही में क्रिप्टो माइनिंग के संदर्भ में देखते हैं कि हाल ही में भूटान सरकार और सिंगापुर स्थित बिटडीएन ने हिमालय में क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशन स्थापित करने के लिए $500 मिलियन जुटाने की घोषणा की। इस माइनिंग ऑपरेशन के लिए भूटान प्रचुर जलविद्युत शक्ति का उपयोग किया जाएगा और इस प्रकार यह माइनिंग पूरी तरह से कार्बन मुक्त होगी। इसके संदर्भ में इससे जुड़े हुए तथ्यों के संदर्भ में देखते हैं कि वर्तमान में क्रिप्टो माइनिंग या क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने वाले बड़े कंप्यूटर फर्मों को अधिक मात्रा में विद्युत की आवश्यकता होती है। इसके कारण जलवायु पर माइनिंग के प्रभाव को अत्यधिक आलोचना होती है और माइनिंग करने संबंधी ग्रीन विकल्पों की भी खोज की जा सकती है। इस पहल की घोषणा भूटान सरकार की निवेश शाखा ड्रूक और क्रिप्टो माइनिंग करने वाली फर्म ब्रिगेडियर द्वारा की गई है। इस पहल के तहत डेटा केंद्रों का निर्माण, नवीनीकरण ऊर्जा जैसे जल विद्युत हाइड्रोजन में निवेश किया जाना है। बिटडीएन कंपनी नेस्डेक में सूचीबद्ध होती है और नेस्डेक यूएसए स्थित एक स्टॉक एक्सचेंज होता है। कार्बन मुक्त डिजिटल एसेट्स माइनिंग डेटा सेंटर शुरू करने के लिए बिटडीएन के साथ भूटान की साझेदारी से यह पता चलता है कि वह अब अधिक कनेक्टेड और संधारणीय घरेलू अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए आगे बढ़ रहा है। भूटान एक कार्बन नेगेटिव देश है। इसके संविधान में यह अनिवार्य हो गया है कि देश का 60% भाग वनाच्छादित होना चाहिए। अब जानते हैं क्रिप्टो माइनिंग के बारे में। क्रिप्टो माइनिंग या क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन द्वारा किए गए बिटकॉइन को सृजित करने और नई लेनदेन को सत्यापित और प्रोसेस करने की एक प्रक्रिया होती है। इसके तहत दुनिया भर में कंप्यूटर के विशाल और विकेंद्रीकृत नेटवर्क शामिल होते हैं जो ब्लॉकचेन को सत्यापित तो सुरक्षित करते हैं। ब्लॉकचेन वस्तुतः वर्चुअल लेजर होते हैं जो क्रिप्टो करेंसी के लेनदेन को कुशलतापूर्वक रिकॉर्ड करता है। अब जानते हैं कि बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी नेटवर्क के प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो माइनिंग इसका मूल आधार होता है। तो जो इसके बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो नेटवर्क होते हैं उनके लिए प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो माइनिंग का मूल आधार होता है। इसमें ब्लॉकचेन नेटवर्क पर क्रिप्टो करेंसी को सत्यापित करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क तथा प्रूफ ऑफ स्टेक एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। इसके मुख्य अंतर के रूप में होता है कि ये लेन देन करने के लिए उपयोगकर्ताओं को कैसे चुनते हैं और सत्यापित करते हैं।
प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक ऐसे प्रोटोकॉल होते हैं जिनका उद्देश्य लेन देन को सत्यापित करना और ब्लॉकचेन नेटवर्क को विकेंद्रीकृत व सुरक्षित बनाए रखना होता है। प्रूफ ऑफ वर्क एक कार्य प्रणाली होती है जिसका उपयोग बिटकॉइन माइनिंग की प्रक्रिया के माध्यम से ब्लॉक्स का निर्माण करना, नेटवर्क की अखंडता को विनियमित करना होता है। और प्रूफ्स ऑफ स्टेक का मतलब होता है कि सर्वसम्मति आधारित एक वैकल्पिक कार्य प्रणाली होती है जो यह निर्धारित करती है कि संख्या में टोकन के मालिक को नेटवर्क का नियंत्रण प्रदान करना इसके संदर्भ में इसके प्रमुख संदर्भ होते हैं। आप जानते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क बनाम प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में क्या क्या होता है। प्रूफ ऑफ वर्क बनाम प्रूफ ऑफ स्टेक में इसके प्रूफ ऑफ वर्क के कुछ लाभ देख लेते हैं, नुकसान देखते हैं, इसी तरीके से प्रूफ ऑफ स्टेक के लाभ और नुकसान को देखते हैं। तो पहले देखते हैं प्रूफ ऑफ वर्क के लाभों के बारे में कि इसमें कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, माइनर्स के लिए क्रिप्टो एक्यूरेसी पुरस्कार होता है, प्रमाणन के लिए विकेंद्रीकृत विधि होती है और कड़ी सुरक्षा होती है इसके संदर्भ में। और इसके नुकसान में देखते हैं कि महंगे उपकरण की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा का उच्च उपयोग होता है, ट्रांजैक्शन की धीमी गति होती है और उच्च ट्रांजैक्शन शुल्क इसके अंतर्गत लगता है। अब आता है प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में। प्रूफ ऑफ स्टेक में महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, तेज ट्रांजैक्शन होता है और ऊर्जा कुशल होती है। और इसके नुकसान में इसमें कॉइन को जमाखोरी के जोखिम होता है, बड़े पैमाने पर अप्रमाणित होता है, बड़े हितधारक सत्यापनकर्ताओं का प्रभाव होता है, शुरू में बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता पड़ती है। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख नुकसान होते हैं। आप जानते हैं कि क्रिप्टो माइनिंग कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए जैसे बिटकॉइन माइनिंग, बिटकॉइन माइनिंग को देखते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या होता है कि एलिस बिटकॉइन को उपयोग करके बॉब से एक वस्तु को खरीदना चाहता है, तो वह अपनी निजी कुंजी को उपयोग करती है और बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन का अनुरोध करती है। फिर यह संदेश छोड़ती है कि बॉब के पते पर एक संदेश छोड़ती है जिसमें ये जो ब्लॉक के जो बिटकॉइन के मौजूद सभी नोड्स में प्रसारित कर दिया जाता है, जिसमें यह एक एलिस ट्रांजैक्शन अनुरोध पर अन्य ट्रांजैक्शन के साथ ब्लॉक में शामिल कर दिया जाता है। इसी के साथ ही यह माइनिंग की प्रक्रिया में एल्गोरिथम का उपयोग करके नोड्स का नेटवर्क एलिस के ट्रांजैक्शन को प्रमाणित करता है। फिर ब्लॉकचेन के लिए एक नई ब्लॉक प्रमाणित करने वाली एक माइनर को पुरस्कार के रूप में बिटकॉइन का एक हिस्सा प्राप्त होता है और इसके बाद ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और एक नया ब्लॉक या ब्लॉक में चेन में जुड़ जाता है। इस प्रकार बॉब एलिस से अपना बिटकॉइन प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रक्रिया के तहत बिटकॉइन का माइनिंग की जाती है। आप जानते हैं कि क्रिप्टो माइनिंग के अलग अलग प्रकार के बारे में। सबसे पहले जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स माइनिंग के बारे में। इसमें क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स माइनिंग के अंतर्गत इसमें क्रिप्टो माइनिंग करने के लिए एक या एक से अधिक ग्राफिक्स कार्ड का उपयोग किया जाता है। बिटकॉइन की ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स माइनिंग को 2010 में लॉन्च किया गया था और इसे कम समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है और अब इसकी जगह एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट नामक एक नए हार्डवेयर का इस्तेमाल किया गया। अब एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट माइनिंग के बारे में, यह इंटीग्रेटेड सर्किट को POW कंप्यूटेशन के लिए डिजाइन किया गया और यह GPU तथा CPU जैसे सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटिंग उपकरणों की तुलना में काफ़ी तेजी से कार्य करता है तथा इसके अन्य संदर्भ में देखते हैं कि फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे माइनिंग, क्लाउड माइनिंग आदि शामिल होता है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, महंगे माइनिंग उपकरण और विद्युत संबंधी उच्च लागत के कारण क्रिप्टो माइनिंग हमेशा लाभदायक नहीं होती और क्रिप्टो माइनिंग के दौरान जटिल समस्याओं का कुशलतापूर्वक हल निकालने के लिए शक्तिशाली हार्डवेयर संसाधन और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है और क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में आकस्मिक वृद्धि के कारण ऊर्जा की खपत होती है और जो कुल कार्बन उत्सर्जन और स्थानीय वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, जिससे विद्युत की खुदरा दरों में भी वृद्धि होती है। तो इसके संदर्भ में यह टॉपिक फिनिश होता है। अब संबंधित सुर्खियां मई महीने में क्या क्या सुर्खियां रही। पहले नंबर पर आता है नाविक नेविगेशन बाय इंडियन कॉन्स्टेलेशन के बारे में। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान या इसरो ने अगली पीढ़ी के नेविगेशन उपग्रह NBS-01 को प्रक्षेपित किया है। NBS-01 नाविक सेवाओं के लिए प्रक्षेपित भारत की दूसरी पीढ़ी के उपग्रहों में से एक है। NBS-01 की मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में देखते हैं कि इनका वजन 2232 किलोग्राम होता है। यह भारत के नेविगेशन कंसल्टेशन में शामिल उपग्रहों से भारी बड़े होते हैं और यह GSLV रॉकेट से प्रक्षेपित किए जाते हैं। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित रूबिनियम परमाणु घड़ी लगाई जाती है। यह घड़ी सटीक अवस्थितियों के बारे में बताएगी। यह उपग्रह मिशन काल जीवन काल 12 वर्ष से अधिक होता है और यह पहली पीढ़ी के उपग्रहों में 10 साल के जीवन काल की तुलना में अधिक होता है। यह थर्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि L1 में सिग्नल भेजेगा और इससे अन्य उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणालियों के साथ इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी। यह प्रणाली भारत में तथा भारत की मुख्य भूमि के आसपास लगभग 1500 किलोमीटर के दायरे में रियल टाइम अवस्थिति तथा समय संबंधी सेवाएं भी प्रदान करती है। नाविक को 7 उपग्रहों के कंसल्टेशन के साथ डिजाइन
किया जाता है और इस प्रणाली में पहले IRNSS के नाम से भी जाना जाता है। नाभिक के 3 उपग्रहों को भूस्थितिक कक्षा में जबकि 4 उपग्रहों को झुकाव युक्त भूतुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। नाभिक प्रणाली में 2 प्रकार की सेवाएं होती हैं। पहली होती है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस और दूसरी आती है निषिद्ध सेवा। स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसिंग के अंतर्गत यह आम उपभोक्ताओं के लिए होता है और निषिद्ध सेवा रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज के अंतर्गत यह सामरिक उपयोगकर्ताओं के लिए होता है। उपयुक्त दोनों सेवाएं L5 और S बैंड दोनों बैंड्स में प्रदान करती है। क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के उपयोग के संदर्भ में यह स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन सेवाएं प्रदान करती है तथा यह आपदा प्रबंधन, सटीक समय बताने और वैज्ञानिक अनुसंधान आदि में भी उपयोग की जाती है। विश्व भर में नेविगेशन प्रणालियों के बारे में वर्तमान में निम्नलिखित 4 वैश्विक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणालियां मौजूद होती हैं, जिसके अंतर्गत पहली आती है कि अमेरिका की ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, दूसरी आती है रूसी ग्लोनास, तीसरी आती है यूरोपीय गैलीलियो, तीसरी आती है चीनी वाइडो। इसके अंतर्गत 4 वैश्विक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणालियां हैं और जापान के पास 4 उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणालियां हैं जो देश भर में GPS संकेतक प्रदान करती हैं। अब आता है एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन के बारे में। भारतीय इसरो के द्वारा एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट बनाने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के साथ सहयोग कर रहा है। इसे इसी वर्ष के अंत में प्रक्षेपित किया जाएगा। यह एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट चरम स्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की विविध गतिविधियों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलरीमीटर मिशन है। यह विश्व का दूसरा पोलरीमीटर मिशन होता है जो विश्व का पहला पोलरीमीटर मिशन नासा का इमेजिन एक्स-रे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर है और यह मिशन जो है वह एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन या निम्न भूकक्षा में स्थित 2 वैज्ञानिक पेलोड लेकर जाएगा, जिसमें पोलिक्स मतलब पॉलिरेटेड इंस्ट्रूमेंट इन एक्स-रे का यह प्राथमिक पेलोड होगा जो 8 से 30 किलो इलेक्ट्रिक वोल्ट की ऊर्जा सीमा में पॉलीमेट्री मापदंडों को मापेगा। यह पॉलीमेट्री मापन के प्रति समर्पित मध्यम एक्स-रे ऊर्जा बैंड का पहला पेलोड है। फिर आता है दूसरा एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग पेलोड के बारे में। यह पेलोड 0.8 से 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा सीमा में स्पेक्ट्रोस्कोपिक जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि पदार्थों द्वारा प्रकाश को कैसे अवशोषित और उत्सर्जित किया जाता है। यह एक्स-रे विविध प्रकार के स्रोत जैसे एक्स-रे पल्सर्स, ब्लैक होल, बाइनरीज, कम चुंबकीय क्षेत्र वाले न्यूट्रॉन तारे का परीक्षण भी करेगा। पॉलीमेट्री प्रकाश के पोलराइजेशन को मापने की एक तकनीक होती है और यह एक ऐसा उपकरण होता है जो खगोलविदों के गतिमान धूमकेतु से लेकर सुदूर आकाशगंगाओं जैसे खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी व्याख्या करने में मदद करता है। पोलराइजेशन विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के सभी तरंगदैर्ध्यों से देखा जाता है। एक्स-रे किरणों के पास पराबैंगनी प्रकाश की तुलना में बहुत अधिक और ऊंचा और बहुत छोटा तरंगदैर्ध्य होता है, जिसमें एक्स-रे का तरंगदैर्ध्य बहुत छोटा और अर्थात 0.093 या से 3 नैनोमीटर के बीच होता है। अब जानते हैं जापान के प्राइवेट मून लैंडर के बारे में। जापान की IA स्पेस कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है कि हाकुतो R मिशन फर्स्ट लैंडर ने इस पंपर टूटने के साथ ही जापान के निजी क्षेत्रक द्वारा चंद्रमा पर लैंडिंग का पहला प्रयास विफल हो गया। हाकुतो R मिशन फर्स्ट के बारे में। यह हाकुतो लैंडर को अमेरिका के फ्लोरिडा में कैप कैनरेवल में SpaceX रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया था। यह लैंडर अपने साथ संयुक्त अरब अमीरात के राशिद रोवर को भी ले गया था। राशिद रोवर का उद्देश्य चंद्रमा के उत्तर पूर्व स्थित एटलस क्रेटर का अध्ययन करना है, जिसमें अंतरिक्ष यान को चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध के मारे फिगरोरिस के किनारे लैंडिंग कराया जाता है। वर्तमान में केवल अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन ने ही अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए सफल रहा है। अब जानते हैं कि चंद्रमा का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। इसके संदर्भ में पहला आता है कि ज्वार और मौसम होने वाले बदलाव का पूर्वानुमान लगाने हेतु, पृथ्वी के इतिहास की खोज हेतु। तीसरा आता है सौरमंडल को समझने हेतु और पृथ्वी पर भूकंपीय गतिविधियों को समझने हेतु इसके प्रमुख अध्ययन किया गया। अब आता है एसाइन इन स्पेस प्रोजेक्ट के बारे में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर ने मंगल ग्रह की कक्षा से पृथ्वी पर एक एन्कोडेड संदेश भेजा हुआ है। इस संदेश को डेनिएला डी पॉलिस के नेतृत्व वाली एक टीम ने विकसित किया है और एक्सोमार्स ट्रेस गैस ऑर्बिटर मंगल ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अन्य ट्रेस गैसों की खोज कर रहा है और इन गैस की प्राप्ति उपग्रह संभावित जैविक और भूवैज्ञानिक गतिविधियों को घटित होने का प्रमाण
निर्माण होता है। उपर्युक्त ऑर्बिटर ईएसए और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस के मध्य प्रस्तावित संयुक्त मिशनों का पहला है। इनकोडेड संदेश को ए साइन इन स्पेस प्रोजेक्ट के तहत भेजा गया है और इस सिग्नल्स को कुछ इस तरह से इनकोडेड किया गया था कि जिस तरह से भविष्य में एक एडवांस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन पृथ्वी पर भेज सकते हैं। ए साइन इन स्पेस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवरों और आम लोगों को सहित विश्वव्यापी समुदायों को शामिल करके संभावित एक्स्ट्रा टेरिटोरियल संदेशों को डिकोड और व्याख्या करने की विधि को समझाना है और इस परियोजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को शामिल करके वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करके एलियंस द्वारा भेजे गए संदेश को डिकोड और उनकी व्याख्या करने संबंधी प्रक्रिया का पता लगाना होता है। आप जानते हैं क्षुद्र ग्रह की एक नई पट्टी के संदर्भ में कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने फोमाल्होट नामक तारे के निकट क्षुद्र ग्रह की एक नई पट्टी की खोज की है। यह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पर्यवेक्षणों से फोमाल्होट ने दो अतिरिक्त धूल भरे वलय या पट्टियों का पता चला है। इससे आंतरिक वलय चमकीला और मध्यवर्ती वलय संकीर्ण हो गया है। तारों के चारों ओर मौजूद धूलकणों में कार्बन और आयरन जैसे तत्व होते हैं और ये तत्व ग्रह प्रणालियों के निर्माण में मदद करते हैं। फोमाल्होट पिस्किस ऑस्ट्रिनस नामक सुदूर दक्षिणी तारामंडल में सबसे चमकीला तारा होता है और यह सूर्य के द्रव्यमान और आकार से लगभग 2 गुना और साथ ही यह सूर्य की ऊर्जा से 16 गुना अधिक विकिरण उत्पन्न करता है। वर्ष 1983 में फोमाल्होट के आसपास मलबे की एक पट्टी खोजी गई थी। इसमें धूल भरी आंधियां, धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों जैसे बड़े पिंडों के टकराने से उत्पन्न हुए मलबे होते हैं और अक्सर इन्हें डेब्रिस डिस्क के रूप में वर्णित किया जाता है। ये डिस्क सौरमंडल की क्यूपर बेल्ट के समान होते हैं। क्यूपर बेल्ट सूर्य के चारों ओर और बर्फीले पिंडों का एक डोनर के आकार का वलय होता है जो नेपच्यून के ठीक आगे तक विस्तारित होता है। फोमाल्होट 3 पट्टियां ग्रहाणुओं से निर्मित होती हैं और ये ग्रहाणु धूल युक्त ढेर, कंकड़ आदि का संचय करते हैं जो ग्रहों के निर्माण के घटक होते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या नासा की इंफ्रारेड फ्लैगशिप प्रयोगशाला है और यह नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होते हैं। यह सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज बिंदु 2 के स्थापित किया गया और इसे हबल स्पेस टेलीस्कोप का अगला चरण माना जा रहा है। अब आता है एक्सोप्लैनेट के बारे में। एक्सोप्लैनेट वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के आकार का एक एक्सोप्लैनेट या बहिर्ग्रह खोजा हुआ है। इसे TOI 463b या HD 24513 नाम दिया गया है और अब तक का यह उच्चतम घनत्व लगभग 14 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब वाला एक्सोप्लैनेट है और इसका द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान का 13 गुना है। यह 731 प्रकाश वर्ष दूर है और एक उपविशालकाय एफ प्रकार के तारे TOI 4603 परिक्रमा कर रहा है। इस तारे को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नेतृत्व में नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट द्वारा खोजा गया है। सौरमंडल से परे किसी भी ग्रह को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। यह अधिकतर एक्सोप्लैनेट अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं और यह मुक्त रूप से गतिमान एक्सोप्लैनेट की रफ प्लेनेट भी कहा जाता है। ये आकाशगंगाओं का परिक्रमा करती हैं और ये भी किसी तारे से संबद्ध नहीं होती हैं। एक्सोप्लैनेट पृथ्वी के समान अत्यधिक चट्टानी होती है और एक्सोप्लैनेट बृहस्पति और शनि के समान गैसों में निर्मित होती हैं। अत्यधिक विशालकाय एक्सोप्लैनेट का द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान का 4 गुना अधिक होता है। TOI 463b एक्सोप्लैनेट का द्रव्यमान अत्यधिक विशालकाय ग्रहों और कम द्रव्यमान वाले ब्राउन डॉर्फ के बीच होता है और वास्तव में इसका द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान का 11 से 16 गुना अधिक होता है। ब्राउन डॉर्फ ऐसे पिंड होते हैं जिनका आकार बृहस्पति जैसे विशाल ग्रह और लघु तारे के आकार के समान होता है। नए एक्सोप्लैनेट में की खोजकर्ता को वैज्ञानिक प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती की अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक रहे हैं और यह खोज माउंट आबू में स्थित स्वदेशी PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी आबू स्काई सर्च स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करके की गई है जो भारतीय वैज्ञानिकों के लिए K2 236b 2018 और TOI 1789b 2021 के लिए एक्सोप्लैनेट की भी खोज की गई है। इसके संदर्भ में है। अब आता है कि शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह के संदर्भ में कुछ रिपोर्टों के अनुसार अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की एक टीम ने शनि के चारों ओर 62 नए चंद्रमा खोजे हैं। इस खोज के लिए शनि सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह है और इसे बृहस्पति के पीछे छोड़ दिया है। तो वर्तमान में शनि के कितने हैं? 145 चंद्रमा है और सूर्य से दूरी के क्रम में शनि ग्रह 6ठा नंबर आता है और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और शनि ग्रह पर मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम बना हुआ है और शनि के चारों ओर वलय होते हैं जो बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से निर्मित होते हैं। शनि से संबंधित
संबंधित मिशनों में आता है, जैसे पायनियर 11, वायेजर फर्स्ट और वायेजर सेकेंड और कैसनी आदि इसके अंतर्गत कुछ संबंधित मिशन है। अब आता है तेलंगाना की रोबोटिक्स नीति रूपरेखा के बारे में। तेलंगाना देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क को लॉन्च किया हुआ है। इसे संधारणीय रोबोटिक्स इकोसिस्टम बनाने के विजन के साथ लॉन्च किया गया है। इसे ऑल इंडिया रोबोटिक्स एसोसिएशन के सहयोग से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विंग में विकसित किया गया है और इसे बनाने के लिए शिक्षाविदों, उद्योग और विशेषज्ञों और हितधारकों से इनपुट लिया जाएगा। यह चिन्हित 4 क्षेत्रों में समृद्धि और विकास को संचालित करने के लिए रोबोटिक्स तकनीक का लाभ केंद्रित उठाने के लिए केंद्रित हो, और ये 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत आता है कृषि, दूसरा आता है स्वास्थ्य देखभाल, तीसरा आता है औद्योगिक स्वचालन और चौथा आता है कंज्यूमर रोबोटिक्स। इसके संदर्भ में इसके प्रमुख 4 क्षेत्र है। अब आता है ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क सुरक्षा के बारे में। क्वाड्स ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, यह क्वाड देशों के नेताओं की बैठक हिरोशिमा में आयोजित की गई है। इस बैठक में क्वाड देशों में ओपन आरएएन के लिए सुरक्षा संबंधी आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, और इसके क्षेत्र की शुरुआत प्रशांत क्षेत्र में स्थित पलाऊ से की गई है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। इस पहल के निम्नलिखित लाभ होते हैं कि यह पहल पलाऊ के राष्ट्रीय मोबाइल नेटवर्क का आधुनिकीकरण करेगी, स्थानीय हितधारकों के लिए साझेदारी में ओपन आरएएन प्रणाली स्थापित करेगी। ओपन आरएएन सतत संचालन में भी मदद करती है। इसके अतिरिक्त ओपन आरएएन सिक्योरिटी रिपोर्ट्स भी जारी की गई है, जिसमें इस रिपोर्ट्स को नेटवर्क आर्किटेक्चर विकसित करने के क्रम में ओपन आरएएन का उपयोग करने से जुड़ी साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताओं को रेखांकित किया गया। आरएएन उपयोगकर्ताओं को रेडियो तकनीकों के माध्यम से मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक प्रदान करती है, और यह वेब की सभी एप्लीकेशंस के उपयोग के लिए एक सेतु के रूप में भी कार्य करती है। वर्तमान आरएएन तकनीक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में प्रदान की गई, और इसकी अलग अलग इकाइयों के लिए वेंडर्स को एक साथ में लाना कार्य होता है। ओपन आरएएन की अवधारणा ऑपरेटर्स को अलग अलग वेंडर्स के प्राप्त घटकों के साथ लाने और उन्हें मिलान करने की सुविधा प्रदान करने पर आधारित होती है, तथा ओपन आरएएन एक बहु आपूर्तिकर्ता आरएएन समाधान तैयार करती है, और यह समाधान ओपन इंटरफेस से युक्त हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अलग करने का योगदान देती है। अब जानते हैं कि ओपन आरएएन के लाभ के बारे में। इसका पहला लाभ आता है इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामेबल नेटवर्क में होता है। दूसरा आता है महंगे डेटा सेंटर के बजाय रेडियो वेव्स का इस्तेमाल में। तीसरा आता है विक्रेताओं की विविधता के संदर्भ में। चौथा आता है नवाचार में तेजी में। पांचवा आता है स्वामित्व की कुल लागत को कम करने में। छठवां आता है स्वचालन और प्रबंधनीयता में, और सातवां आता है बाजार में शीघ्रता से उपलब्ध के संदर्भ में इसके प्रमुख लाभ होते हैं। अब आता है हेल्थ फॉर ऑल रिपोर्ट्स के बारे में। हेल्थ फॉर ऑल रिपोर्ट्स को WHO ने हेल्थ फॉर ऑल ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमिक्स टू डिलीवर व्हाट मैटर्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट्स में जेनेवा में चल रही 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की बैठक जारी की गई। इस रिपोर्ट में सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट में WHO काउंसिल ऑन इकोनॉमिक ऑफ हेल्थ फॉर ऑल जारी की है, और इसका गठन 2020 में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य यह आकलन करना होता है कि अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य और कल्याण को कैसे महत्व दिया जाए और इन्हें कैसे प्राप्त या वितरित किया जाए। यह रिपोर्ट 4 परस्पर संबंधित स्तंभों के सिफारिशें प्रस्तुत करती है, और ये सिफारिशें सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु आर्थिक सोच में बदलाव लाने के लिए की गई है। स्तंभ और इसकी सिफारिशें के संदर्भ में कि यह सभी के लिए स्वास्थ्य को महत्व देखता है, जिसमें स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय कल्याण और स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य प्रणालियों को दीर्घकालिक निवेश के रूप में मानना चाहिए। स्वास्थ्य को एक मानवाधिकार के रूप में लागू किया जाना चाहिए, और पुनरुत्पादक अर्थव्यवस्था के माध्यम से पर्यावरण को पुनर्स्थापित और संरक्षित भी अवश्य करने की आवश्यकता है। सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए वित्त पोषण के संदर्भ में या दीर्घकालिक वित्त पोषण के लिए एक व्यापक और स्थिर दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। सभी के लिए स्वास्थ्य हेतु नवाचार के संदर्भ में इसमें वैश्विक सार्वजनिक मूल्य को अधिकतम करने के लिए परस्पर लाभकारी सार्वजनिक निजी गठबंधन का निर्माण करना चाहिए। सभी के लिए स्वास्थ्य हेतु सार्वजनिक क्षमता को मजबूत करने के संदर्भ में इसमें सरकार का प्रयास है कि सभी के लिए स्वास्थ्य को सभी सरकारी एजेंसियां मान्यता दे, और न केवल यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत हो। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधि क्षमताओं में निवेश किया जाना चाहिए, जिससे सरकारों की जवाबदेही ठहराने के लिए पारदर्शिता और अर्थपूर्ण सार्वजनिक सहभागिता प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में। विश्व स्वास्थ्य सभा को यह WHO के निर्णय लेने वाला एक निकाय होता है, जिसे स्विट्जरलैंड के जेनेवा में प्रतिवर्ष इसकी बैठक की जाती है, और इसमें WHO के सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेते हैं, और कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए एक विशेष स्वास्थ्य एजेंडे का ध्यान केंद्रित किया जाता है, और इसके मुख्य कार्य संगठन की नीतियों को निर्धारित करना, महानिदेशक की नियुक्ति करना और वित्तीय
वित्तीय नीतियों का पर्यवेक्षण करना इसका प्रमुख कार्य होता है। अब आता है कोविड-19 और अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता का लोक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं रहा। इसके संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि कोविड-19 अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता का लोक स्वास्थ्य आपातकाल नहीं रहा। WHO ने यह घोषणा की है कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय 2005 में आपातकालीन समिति की 15वीं बैठक की सिफारिश की गई। इस सिफारिश में कोविड-19 ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता की लोक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में समाप्ति की घोषणा में निम्नलिखित कारण दिए। पहला आता है कोविड-19 में होने वाली मौतों में निरंतर गिरावट जारी की गई। कोविड-19 के संक्रमण से अस्पताल में और इंटेंसिव केयर यूनिट्स में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या में कमी रही है और SARS-CoV-2 के खिलाफ लोगों में उच्चतर शिक्षा की प्रतिरक्षा विकसित हो रही है। IHR 2005 की परिभाषा के अनुसार PHEIC एक ऐसी असाधारण घटना है जो रोग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार में अन्य देशों में समक्ष लोक स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती है और इससे निपटने के लिए संभावित रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। अब आता है कि कोविड-19 के कार्यरत स्तंभों को प्रभावी स्वास्थ्य आपातकालीन तैयारी प्रतिक्रिया और लचीलेपन के प्रमुख घटकों के अनुरूप बनाना है, जैसे HER जो तैयारी प्रतिक्रिया और लचीलेपन के प्रमुख घटक और कोविड-19 में मौजूद कार्यरत स्तंभ के बारे में। जैसे आपातकालीन समन्वय में इसमें स्तंभ फर्स्ट आता है जिसमें समन्वय, योजना बनाना, वित्त पोषण और निगरानी शामिल है। दूसरा आता है सहयोगात्मक निगरानी के संदर्भ में स्तंभ 3 और स्तंभ 5 आता है जिसमें निगरानी महामारी विज्ञान के तहत जांच, संपर्क का पता लगाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सामाजिक उपायों का समायोजन करना है। और जो 5वां स्तंभ है वो प्रयोगशालाओं और निदान से संदर्भ में। फिर आता है सामुदायिक सुरक्षा के संदर्भ में स्तंभ 2, 4 और 10 को है और सुरक्षित और उचित या मापन देखभाल योग्य देखभाल में स्तंभ 6, स्तंभ 7 और स्तंभ 9 आता है और समस्या से निपटने के उपायों के लिए स्तंभ 8 और स्तंभ 10 इसके संदर्भ में आता है। अब जानते हैं मंकी पॉक्स या एमपॉक्स के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन में मंकी पॉक्स के लिए वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के लिए समाप्त कर दिया है। मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी होती है जो आमतौर पर अफ्रीका में पाई जाती है। 2022 में लगभग इससे 87,000 लोग संक्रमित हुए थे, जिसका यह वायरस पॉक्स विरिडे कुल का एक सदस्य होता है जो आनुवांशिक रूप से अन्य पॉक्स वायरस के समान होता है। यह एक संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क फैलाता है और इस बीमारी का संक्रमण जानवरों से भी फैलता है। इसके लक्षण बुखार, शरीर पर चकत्ते, लिम्फ नोड्स में सूजन और सरदर्द होना और वर्तमान में इस बीमारी के लिए कोई स्वीकृत एंटीवायरल उपचार नहीं है। अब आता है रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस के बारे में। यह यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने GSK की अरेवेक्सी की वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है। यह वरिष्ठ वयस्कों के लिए दुनिया की पहली RSV वैक्सीन है। ह्यूमन RSV वैश्विक स्तर पर सभी आयु समूहों में निचले श्वसन मार्ग के संक्रमण का प्रमुख कारण होता है और इसका पहला संक्रमण शिशुओं और छोटे बच्चों की गंभीर ब्रोंकियोलाइटिस का कारण बन जाता है, जो रोग कभी कभी घातक होता है। वयस्कों में RSV को तेजी से महत्वपूर्ण रोगजनक के रूप में पहचाना जाता है। अब आता है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के बारे में। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री ने थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का तीसरा चरण शुभारंभ किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2017 में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। TBSY के बारे में थैलेसीमिया या बाल सेवा योजना के बारे में, यह एक हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कार्यक्रम है। यह कोल इंडिया के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत वित्त पोषित है। इस कार्यक्रम के तहत गरीब वर्ग के ऐसे थैलेसीमिया रोगियों को एक बार इलाज का अवसर प्रदान किया जाता है जिनके पास ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मिलान वाला सहोदर दानकर्ता होता है। थैलेसीमिया माता पिता के माध्यम से बच्चों में होने वाला आनुवांशिक रक्त विकार होता है और यह रक्त विकार तब होता है जब शरीर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन्स का पर्याप्त उत्पादन नहीं करता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन वहन करने में सक्षम बनाता है। थैलेसीमिया एनीमिया का कारण बन सकता है, इसका प्रमुख कारण है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे लॉन्च किया है। यह एक वैश्विक नेटवर्क होता है जो कोविड-19 जैसे संक्रामक रोगों से खतरे को तेजी से पता लगाने में मदद करता है, साथ ही उनके प्रसार को रोकने के लिए भी जानकारी साझा करेगा। IPSN यह देशों और क्षेत्रों को जोड़ने, सैंपल एकत्र करने तथा विश्लेषण करने में प्रणालीगत सुधार करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। साथ ही यह वायरस, बैक्टीरिया और अन्य रोग पैदा करने वाले जीवों के आनुवांशिक कोड विश्लेषण के लिए रोगजनकों के जीनोमिक्स पर निर्भर करेगा।
अब आता है एसिनोटोबैक्टर बॉमिनी के बारे में। एसिनोमेटर बॉमिनी के बारे में वैज्ञानिकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर एक नए एंटीबायोटिक की खोज करना है। एवर्सनिंग एंटीबायोटिक का घातक सुपरवर्ग एसिनोबैक्टर बॉमिनी को नष्ट कर सकता है। एसिनोबैक्टर जीवाणुओं का एक समूह होता है जो आमतौर पर पर्यावरण में पाया जाता है। एसिनोबैक्टर बॉमिनी संक्रमण के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख कारक होता है। इससे मनुष्यों में होने वाले अधिकतर एसिनोबैक्टर संक्रमणों के लिए जिम्मेदार होता है। यह रक्त, मूत्रमार्ग तथा फेफड़ों या घावों में संक्रमण का कारण बनता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे अपने प्राथमिक रोगजनकों की सूची में एक अति गंभीर खतरे के रूप में वर्गीकृत किया है। यह प्राथमिक रोगजनक बैक्टीरिया कुलों का एक समूह होता है जो मानव स्वास्थ्य के समक्ष सबसे बड़ा खतरे का कारण होता है। अब आता है मानव अंगों और ऊतकों के परिवहन के संदर्भ में। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा मेट्रो रेलवे संशोधन अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया गया। इसमें मंत्रालय ने यह कदम अंग प्रत्यारोपण के लिए मानव अंगों तथा ऊतकों या दोनों के परिवहन की अनुमति हेतु किया गया है। मौजूदा नियमों के तहत मेट्रो रेलवे के माध्यम से अग्रलिखित सामग्रियों के परिवहन को प्रतिबंधित किया गया है जो मानव या पशु को सूख चुका या जमा हुआ या सड़ चुका है या स्वतः मृत पशुओं या मृत पक्षियों के स्वभाव, हड्डियों, मानव कंकाल, मानव शरीर के अंग आदि इसके संदर्भ में। उपयुक्त के अलावा ऐसे पोर्टेबल रेडियो उपकरणों के परिवहन को भी प्रतिबंधित किया गया है जिनसे रेडियो संचार नेटवर्क और यातायात नियंत्रण सिंगल नेटवर्क आधारित संचार बाधित होने का खतरा हो। अब आता है ट्रांसफैट के बारे में। ट्रांसफैट अब देश का विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रांसफैट एनिमेशन वैलिडेशन प्रोग्राम के तहत आवेदन किया है। ट्रांसफैट उन्मूलन के लिए WHO का ट्रांसफैट एलिमेशन वैलिडेशन प्रोग्राम सदस्य देशों हेतु मानकों के लिए एक फ्रेमवर्क मान्यता देगा। ये मानक उन देशों को राष्ट्रीय खाद्य पूर्ति प्रणाली से औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांसफैटी एसिड्स को समाप्त करने में मदद करती है। यह सदस्य देशों में अब ट्रांसफैट उन्मूलन के लिए WHO सत्यापन प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती है। WHO के अनुसार भारत सहित 44 देशों में ट्रांसफैट के लिए खतरा समाप्त करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास नीतियां प्रभावी की गई हैं। इसमें ऐसे सभी देश अब भी आधिकारिक प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं। ट्रांसफैट वनस्पति देशों में तेलों में उत्पादित असंतृप्त वसा होते हैं जिन्हें आमतौर पर मार्जरीन या व्यावसायिक रूप से बेक किए हुए या तले हुए पदार्थों के निर्माण पर उपयोग किया जाता है। ट्रांसफैट खासतौर पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ट्रांसफैट, दूसरा होता है औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांसफैट। जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ट्रांसफैट होता है वह कुछ डेयरी मांस उत्पादों में से प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जो औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांसफैट होता है वह वनस्पति तेलों में हाइड्रोजन मिलाकर उन्हें अधिक ठोस बनाया जाता है और यह डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, बेक किए गए खाद्य पदार्थ, खाना पकाने के तेल, स्प्रिट्स में पाया जाता है जैसे पीनट बटर इत्यादि में और जैम में यह पाया जाता है। ट्रांसफैट से लोगों में होने वाले गैर संचारी रोगों के प्रमुख कारण है जैसे कि दिल का दौरा पड़ना, हृदय की धमनियों के रोगों की संभावना बढ़ाकर मृत्यु का खतरा बढ़ता है। अब जानते हैं कि ट्रांसफैट को विनियमित करने के लिए कुछ कदम उठाए गए जैसे WHO ने 2023 में विश्व में ट्रांसफैट को मुक्त बनाने के लिए रिप्लेस रणनीति अपनाई हुई थी। रिप्लेस रणनीति अपनाई थी तो जानते हैं कि रिप्लेस रणनीति क्या है। रिप्लेस ट्रांसफैट के लिए औद्योगिक रूप से उत्पादित रिप्लेस ट्रांसफैट एसिड्स को समाप्त करने के लिए कार्यवाही की एक रूपरेखा की 6 कार्य योजना है जिसमें RE का मतलब होता है रिव्यू करना। रिव्यू मतलब समीक्षा करना होता है। समीक्षा आवश्यक नीतिगत बदलाव के लिए खाद्य पदार्थों को शामिल व औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांसफैट एसिड्स और इसके स्रोतों की समीक्षा करना होता है। फिर P4 प्रोत्साहन या प्रमोट होता है जिसमें औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांसफैट को स्वास्थ्यवर्धक वसा और तेलों में प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना होता है। L4 लेजिस्लेट या विधि निर्माण होता है जिसमें औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांसफैट को समाप्त करने के लिए कानून बनाना, विनियामकी कार्यवाही करना इसके संदर्भ में होता है। फिर A4 आकलन या एसेस होता है जो खाद्य उत्पादों में या खाद्य आपूर्ति में ट्रांसफैट की मात्रा तथा आबादी में ट्रांसफैट की खपत में बदलाव का आकलन और निगरानी करना होता है। C4 सृजन या क्रिएट होता है। यह नीति निर्माताओं, उत्पाद को, उपभोक्ताओं और जनता को ट्रांसफैट के नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूक बनाना है। E4 इन्फोर्स या लागू करना होता है जो नीतियों और विनियमों को पालन सुनिश्चित करता है। इसके संदर्भ में यह इसके कुछ रिप्लेस के संदर्भ में इसको दिया गया है जो WHO के द्वारा स्टार्ट किया गया है। फिर आता है भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य निर्माताओं के लिए पोषण संबंधी लेवल पर TFA की मात्रा को उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है और FSSAI के ईट राइट इंडिया मूवमेंट में ट्रांसफैट से युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन को हतोत्साहित कर रहा है।
अब आता है राइस फोर्टिफिकेशन के बारे में। राइस फोर्टिफिकेशन को संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में राइस फोर्टिफिकेशन के लिए एक चलाई गई प्रायोगिक परियोजना में स्कूली बच्चों में एनीमिया के प्रसार में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। देश के अलग अलग हिस्सों में 4 व्यापक पायलट परियोजनाओं की शुरुआत भी की गई है, जिसमें 3 स्कूल मध्याह्न भोजन से संबंधित थे तथा यह एक समेकित बाल विकास योजना से संबंधित थी। प्रायोगिक परियोजनाओं की सफलता और व्यवहार्यता को देखने के लिए 2021 में सरकार ने इसकी घोषणा की थी और 2024 से खाद्य आधारित सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से वितरित सभी चावल फोर्टिफाइड होंगे। फोर्टिफिकेशन के तहत खाद्य या पूरक आहार में एक या एक से अधिक सूक्ष्म पोषक तत्वों जिसमें विटामिन और खनिज तत्व को कृत्रिम रूप से मिश्रित किया जाता है और यह खाद्य आपूर्ति की पोषक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया जाता है। फूड फोर्टिफिकेशन को खाद्य सुरक्षा और मानक विनिमय 2018 के तहत विनियमित किया गया है। राइस फोर्टिफिकेशन के तहत चावल में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिलाए जाते हैं। राइस फोर्टिफिकेशन के लाभ के बारे में, इससे लागत प्रभावी तरीके से कुपोषण एनीमिया को कम करने में मदद मिलती है। ध्यातव्य है कि कुपोषण की वजह से लोगों की उत्पादक करने की क्षमता कम होती है और बीमारी और मृत्यु के मामले बढ़ते हैं और भारत को प्रतिवर्ष कम से कम 77,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। यह क्रेटिनिज्म, बौनापन या मंद बुद्धि, घेंगा या गोइटर, थायरोटॉक्सिकोसिस, ब्रेन डैमेज आदि को रोकने में सहायक होता है और इसके अलावा यह भ्रूण तथा नवजात के स्वास्थ्य में सुधार करता है। अब आता है कि भारत में राइस फोर्टिफिकेशन में भारत में सामान्यतः खाए जाने वाले चावल को सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाने के लिए डस्टिंग, कोडिंग, एस्ट्रोजन जैसी विविध प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है। भारत में चावल को एस्ट्रोजन तकनीक का उपयोग करके सुदृढ़ीकरण किया गया और इसके तहत पिसे हुए चावल को चूर्णित किया जाता है तथा विटामिन और खनिजों वाले पूर्व मिश्रण के साथ मिला दिया जाता है। तो इसके संदर्भ में है यह राइस फोर्टिफिकेशन के संदर्भ में। अब आता है विखंडन मोबिलाइजेशन 99 के बारे में। प्रधानमंत्री ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे परिसर में स्थित मोलिब्डेनम 99 उत्पादन प्रतिष्ठान को राष्ट्र को समर्पित किया। मोलिब्डेनम 99 के बारे में। मोलिब्डेनम 99 ट्रेसियम 99M का मूल समस्थानिक है। यह एक अल्पकालिक गामा उत्सर्जक समस्थानिक होता है जिसमें Tc99M का उपयोग रोग का पता लगाने, अंगों की संरचना और कार्य को करने का अध्ययन किया जाता है। यह Tc99M रासायनिक रूप से छोटे अणु, लिगेंड्स और प्रोटीन के रूप में एकत्रित किए जाते हैं, इसलिए यह परमाणु चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। Tc99M वर्तमान में एकाधिक करणों की प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होता है और यह प्रक्रिया उच्च संवर्धित यूरेनियम में निहित विखंडित U35 के न्यूट्रॉन विकिरण से शुरू होती है। अब आता है रेडियोमेट्रिक डेटिंग के बारे में। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि इस तरह कार्बन डेटिंग कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। उसी तरीके से कैल्शियम 41 उपयोग रेडियोमेट्रिक डेटिंग किया जाता है। इसके लिए एटम ट्रैप ट्रेस एनालिसिस नामक तकनीक का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम 41 के बारे में। कैल्शियम 41 हाफ लाइन या कैल्शियम 41 कैल्शियम का लंबे समय तक बने रहना रेडियो आइसोटॉप या हाफ लाइन लगभग 99,400 वर्ष होता है। उपलब्धता के संदर्भ में मृदा के साथ ब्रह्मांडीय किरणों की परस्पर क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है और पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाता है। प्राप्ति में कार्बन 14 की तुलना में कैल्शियम 41 कम प्राप्त होता है। इसके संदर्भ में अब आता है रेडियोमेट्रिक डेटिंग क्या होती है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग के बारे में, यह रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग कार्बनिक पदार्थों की सटीक वायु के आकलन हेतु उपयोग की जाने वाली एक वैज्ञानिक पद्धति होती है। इसकी कार्यप्रणाली, जब कोई कार्बनिक इकाई जीवित होती है तो उसका शरीर कार्बन 14 परमाणुओं को अवशोषित और साथ ही उत्सर्जित करता रहता है। जब यह मृत हो जाती है तो यह प्रक्रिया बंद हो जाती है और उसमें मौजूद कार्बन 14 का क्षय भी होने लगता है। शरीर में इन परमाणुओं की सापेक्ष मात्रा और जितनी मात्रा होनी चाहिए थी के बीच अंतर पता लगाना शोधकर्ताओं का अनुमान लगाते ही उन सजीवों की कब मौत हो गई थी। कार्बन 14 पद्धति की सीमा के बारे में, यह कार्बन 14 कार्बन की इकाई स्थिर कमजोर रेडियोधर्मी आइसोटॉप होती है जिनकी हाफ लाइफ 5700 वर्ष है तथा यह हाफ लाइफ के चलते यह 50,000 से अधिक पुरानी वस्तुओं की आयु को निर्धारित नहीं कर सकती। अब आता है कार्बन डेटिंग में। कार्बन 14 या कार्बन के 3 समस्थानिक जिसमें C12 दुर्लभ, C13 और रेडियोधर्मी C14 सजीवों को अवशोषित करता है। जिसमें मृत्यु के समय की कार्बन डेटिंग बताई गई है जिसमें 5,737 साल पहले बाद की और 11,460 साल की, 17,190 साल बाद की और इसी तरीके से जिसमें कार्बन C14 का 100%, 5,730 में C14 का 15% और 11,460 साल में C14 का 25% और इसी तरीके से 17,190 साल के बाद से C14 का 12.5% इसके संदर्भ में इसको दिखाया गया है, इसकी कार्बन डेटिंग के संदर्भ में।
यहाँ पर यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित टॉपिक फिनिश होता है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।